नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। असम की धरती से गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, घुसपैठियों के खिलाफ फौलाद की तरह खड़ी है भाजपा। कांग्रेस द्वारा पैदा की गई समस्याओं का कर रहे हैं समाधान। जी राम जी पर विपक्ष लोगों को कर रहा है गुमराह। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को लताड़ा। कहा, विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा से आगे का कदम। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में प्रचंड जीत की और भाजपा 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त। महाविकास अघाड़ी काफी पीछे छूटी। रेलवे ने नए किराए स्लैब में आम लोगों को दी राहत। 215 किलोमीटर तक किराए में बढ़ोतरी नहीं। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा के लिए देने होंगे 10 रुपये अतिरिक्त। और अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत के सामने रखा 348 रन का लक्ष्य। जवाब में भारत के 100 रन से पहले ही 5 विकेट गिरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम डिब्रूगढ़ नामरूप में एक यूरिया कारखाने का भूमि पूजन किया। यह 10,601 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से बनकर तैयार होगा। इसकी क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना की होगी। BVFCL के ये कारखाने बंद हो चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री का संकल्प है खाद्य उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सके। ये कारखाना अत्याधुनिक है और नई तकनीक से लैस है। विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की, यहां के अन्नदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हमारी सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए दिन रात काम कर रही है। यहां आप सभी को किसान हितैषी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कृषि कल्याण की योजनाओं के बीच ये भी जरूरी है कि हमारे किसानों को खाद की निरंतर सप्लाई मिलती रहे। आने वाले समय में ये यूरिया कारखाना ये सुनिश्चित करेगा। इस फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां हर साल 12 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा खाद बनेगी। जब उत्पादन यही होगा तो सप्लाई तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की नीतियों पर कड़ा प्रहार करते हुए किसानों को झेलनी पड़ी मुश्किलों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि एक समय था जब नामरूप खाद्य संयंत्र कृषि उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस की लापरवाही और नीतिगत चूक के कारण किसानों की आमदनी पर इसका सीधा असर पड़ा। एक समय था जब यहां बनी खाद से नॉर्थ ईस्ट के खेतों को ताकत मिलती थी, किसानों की फसलों को सहारा मिलता था। जब देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी, तब भी नामरूप किसानों के लिए उम्मीद बना रहा। लेकिन पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई
पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे, देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला, वो अपनी मस्ती में ही रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी स्थित शहीद स्मारक में असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को नमन किया। यह स्मारक साल 1979 में शुरू हुए असम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की स्मृति में बना है। वहां शहीदों की दीर्घा है, जिसका प्रधानमंत्री ने अवलोकन किया। आंदोलन 6 साल चला था और साल 1985 में खत्म हुआ था। उस दौरान शहीद हुए लोगों की प्रतिमाएं ही दीर्घा में लगी हैं। तो प्रधानमंत्री ने असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। इस योजना के तहत अब मजदूरों को 100 की जगह 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी दी जाएगी। काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया है। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वीबी जी राम जी बिल पर कहा, कुछ लोग खासकर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि जी राम जी बिल प्रगतिशील नहीं है और यह ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके छीन लेगा। यह बिल्कुल झूठ है। असल में यह इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाता है, यह पारदर्शिता लाता है। 100 दिनों से 125 दिनों तक ये रोजगार के दिनों की संख्या बढ़ाएगा। इससे ग्रामीण बुनियादी ढांचा बेहतर होने वाला है। G Ramji bill is most progressive. Actually, it improves the infrastructure. It brings the transparency. And from 100 days to 125 days, it will increase the number of totally job offered is 125 days. Core rural infrastructure is going to improve. भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर कांग्रेस की बयानबाजी पर पलटवार किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गरीबों को 125 दिन की दिहाड़ी मिलने से कांग्रेस बौखलाई हुई है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को शुरू से ही भगवान राम के नाम से आपत्ति रही है। कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि देश के करोड़ों गरीबों को, जरूरतमंदों को अब 100 दिहाड़ी की बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा। और जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। यही नहीं, जो 15 दिन बाद पेमेंट मिलती थी अब 1 हफ्ते में पेमेंट मिलेगी। जो कांग्रेस के समय पैसे खा लिए जाते थे आज सीधा बैंक खातों में पैसे आते हैं। विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए जी राम जी बिल हम लेकर आए हैं, लेकिन कांग्रेस को राम नाम का विरोध करना है, राम में विश्वास करने वालों के काम का विरोध करना है।
तो वीबी जी राम जी विधेयक को लेकर के भाजपा और कांग्रेस एक तरीके से आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस इस विधेयक के माध्यम से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, हमने अभी राजनीतिक बयानबाजियां सुनी है, एक ऐसा विधेयक जिससे कि किसानों के लिए और हम ये कह सकते हैं कि जो मनरेगा के जो मजदूर थे उनके लिए ये फायदेमंद साबित होगा, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की जो सियासत है वो एक बार फिर से सामने है। पराक्रम, देखिए, संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो खत्म हो चुका है। तो अब सबसे जो महत्वपूर्ण बिल जो दोनों सदनों में पारित हुआ, जी राम जी बिल, विकसित भारत जी राम जी बिल, अब विपक्ष को ये कहना है, विपक्ष के दलों का, कि दरअसल ये मनरेगा को खत्म करने के लिए बिल लाया गया है। सरकार ये कह रही है कि देखिए, मनरेगा नाम जरूर बदला है लेकिन ये उससे बेहतर बनाया गया है। सबसे पहले नाम को लेकर आपत्ति थी कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। जब उस पर सत्ता पक्ष के तर्क आए कि नाम पहले भी बदले जाते रहे हैं, तो फिर राज्यों पर बोझ क्यों बढ़ाया गया, और बाकी जो उस बिल के प्रावधान है उसको लेकर कुछ तथ्य सामने रखे गए। और सत्ता पक्ष कह रही है कि दरअसल ये भरमाने के लिए है, भ्रम फैलाने के लिए। सत्ता ऐसी नहीं है, ये मनरेगा से आगे का बिल है, आगे का कानून है, जिस बात को शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि 100 जगह 125 दिन का रोजगार देता है। जो मनरेगा में लीकेज थी, तमाम प्रयास के बावजूद जो कुछ कमियां थी, जब क्रियान्वयन में जहां पर लीकेज हो जाती थी, श्रमिकों को कम फायदा मिलता था, ये सुनिश्चित किया गया है कि ये लीकेज ना हो। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जो टिकाऊ संपत्तियों से जुड़ा काम होता है वो उस पर ज्यादा जोर अब दिया गया है। मनरेगा में कच्चे काम पर ज्यादा जोर था, जिसमें भ्रष्टाचार की ज्यादा गुंजाइश रहती थी। तो अब तर्कों के माध्यम से विपक्ष का जो प्रचार है उसको काटने की कोशिश की जा रही है। और अब बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस को दरअसल ये लगता है कि मनरेगा जैसी जो योजना है वो कांग्रेस हमेशा ये कहती थी कि वो यूपीए सरकार लाई, लेकिन उसकी कमियों को सामने नहीं रखती थी। उसमें भ्रष्टाचार जो था उसको सामने नहीं रखती थी, क्रेडिट तो लेती थी, लेकिन उस योजना के क्रियान्वयन में जो कानून के प्रावधानों की वजह से दिक्कत आती थी उसको कभी सामने नहीं रखा। और जब उस प्रावधानों के जरिए उन दिक्कतों को दूर किया जा रहा है कि ये ज्यादा पारदर्शी होगी, श्रमिकों को इससे ज्यादा फायदा होगा, तो फिर हो हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? क्या उसे इस बात की चिंता है कि मनरेगा का क्रेडिट चला गया है यूपीए से? लेकिन शैलेंद्र, इसके साथ साथ भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा है कि कांग्रेस को महात्मा गांधी के नाम के हटने का इतना इससे परेशानी नहीं है, लेकिन राम के नाम से उन्हें दिक्कत है, राम को मानने वालों के नाम से उन्हें दिक्कत है। और एक तरीके से 100 दिन से 125 दिन की जो दिहाड़ी इसके माध्यम से बढ़ाई गई है उसका भी सीधा सीधा फायदा मजदूरों को मिलेगा। देखिए पराक्रम, आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चल रहे हैं और बयानों के तीर अब आज कुछ और दिनों तक आप देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक बदलाव है। जब महात्मा गांधी के नाम हटाने का आरोप लगा तो बीजेपी ने कहा कि देखिए, कोई पहली बार नहीं है जब किसी महापुरुष के नाम बदलकर कोई नई योजना शुरू की गई है। कांग्रेस भी खुद ये करती रही है। नेहरू परिवार का नाम हटाया जब जवाहर रोजगार योजना थी, और आगे वो ग्रामीण रोजगार योजना बनी, फिर नरेगा बना, फिर मनरेगा बना। तब गांधी जी की याद 2009 में आई थी। और जी राम जी बिल, जिसमें भगवान राम का नाम है, तो कांग्रेस ऐसे तमाम बिंदुओं पर आपत्ति जताती रही जहां भगवान राम का नाम हो, या फिर अगर आप पूरा इतिहास देखें तो बीजेपी उसको सामने रख रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, तो चलता रहेगा। लेकिन सरकार का जो तर्क है वो इसलिए अहम है कि जब 100 की जगह 125 दिन की गारंटी की बात हो रही है तो इसमें आपत्ति कहाँ है? जब लीकेज खत्म करने की बात हो रही है तो इसमें आपत्ति कहाँ है? जब कच्चे काम, अब 20 साल हो गए मनरेगा को लागू हुए, अब गांव में टिकाऊ काम हो उस पर ज्यादा जोर है, तो इसमें आपत्ति कहाँ है? तो अब निश्चित तौर पर विपक्ष को यह जवाब देना होगा कि इसकी वास्तविक आपत्ति क्या महात्मा गांधी जी के नाम हटाने को लेकर है, या फिर भगवान राम का नाम जोड़ने को लेकर है, या कुछ और। लेकिन शैलेंद्र, इसके साथ साथ एक तरीके से लोगों में जो भ्रम फैलाने का प्रयास है, हम ऐसा पहली बार नहीं देख रहे हैं कि विपक्ष या फिर कांग्रेस पार्टी किसी भी विधेयक, राष्ट्र निर्माण और देश के सुधार से जुड़ा हुआ कोई भी विधेयक हो तो उसमें पहली बार भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं है। लेकिन अब यह भी महत्वपूर्ण होगा कि इसके जो तमाम सारे फायदे हैं ये जनता तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। देखिए, 6 महीने का समय राज्यों को दिया जाएगा कि वो मनरेगा की जगह इस नए कानून को लागू करें,
जी। और जब बजट आएगा उसमें आवंटन होगा, आवंटन में आप देखेंगे कि केंद्र के हिस्से की बढ़ोतरी होगी, जो 3 गुना आवंटन यूपीए के मुकाबले एनडीए के समय हुआ है, इसमें इस नए कानून में भी बढ़ोतरी होगी, ये बहुत संभावना है और संकेत भी है। राज्यों को अपना हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 60-40 का एक रेशियो रखा गया है, पहाड़ी राज्यों उत्तर पूर्व राज्यों को छोड़ दे तो राज्य भी ज्यादा पैसा देंगे, केंद्र पहले से ज्यादा पैसा देगा, तो निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पैसा पहुंचेगा। पारदर्शिता होगी तो बंदरबाट भी जो थोड़ी बहुत बची हुई है, हो रही है, उस पर लगाम लगेगी, जी। तो उसका फायदा श्रमिकों को ही होगा। किसान के समय में एक फिलहाल कहा गया है कि उस वक्त काम रोका जा सकता है इस योजना का, तो फिर श्रमिकों की भी कमी नहीं होगी और बहुत सारे ऐसे किसान जो छोटे श्रमिक भी हैं, वो पहले अपने खेत में काम कर लेंगे, उसके बाद उनको मजदूरी की गुंजाइश बची रहेगी। तो ऐसे मोटे तौर पर देखने पर योजना अच्छी लगती है और इसमें जबरदस्ती विपक्ष उसमें कुछ गुंजाइश निकालने की कोशिश कर रहा है। उसे इस बात की शायद ज्यादा चिंता है कि जिसका क्रेडिट यूपीए को था, अब वो क्रेडिट खत्म हो गया है। ठीक है। लेकिन अगर आप क्रेडिट लेते हैं तो मनरेगा के भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी तो लेनी होगी। जी। उस वक्त 10 सालों में कितना भ्रष्टाचार मनरेगा में आया, ये बात सामने आई कि उसके ठीक है। क्रियान्वयन में जो दिक्कत आई, वो बार बार ये बात सामने आती रही और इसीलिए सुधार हुआ। मोदी ठीक है। सरकार आने के बाद सीधे खाते में पैसा जाने लगे, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल होने लगा, तमाम सुधार हुए, लेकिन गुंजाइश बची हुई, तो सरकार इसीलिए बिल लेकर आई है जो दोनों ठीक सदनों से पारित होती। देखिए, वीबी जी राम जी जो योजना है, निश्चित रूप से वो भारत के निर्माण में और ख़ास तौर से गरीबों के हक में ये योजना है। मजदूरी ना मिलने पर या मजदूरी देरी से मिलने पर अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है और इसके साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण जो प्रावधान ये भी है कि बेरोजगारी भत्ता, काम ना मिलने पर बेरोजगारी भत्ते की भी व्यवस्था है। तो कई सारे ऐसे इसके फायदे हैं जो कि हमारे समाज के सबसे निम्न तबके को इसका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र मिश्र, इस तमाम जानकारी को हमारे तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ ये महत्वपूर्ण है कि लोगों के सामने सच जाए और वही दूरदर्शन समाचार का भी प्रयास है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने मजबूत और निर्णायक बढ़त बनाई है। राज्य के अलग अलग नगर निकाय और नगर पंचायतों में महायुति न सिर्फ सत्ता बनाए रखने में सफल रही है, बल्कि कई जगह विपक्ष का पूरी तरह सफाया भी होता हुआ नजर आ रहा है। धुले, बीड़, नंदुरबार के साथ ही जालना, चंद्रपुर और अहिल्यानगर में महायुति की जीत बताती है कि शहरी और अर्धशहरी मतदाताओं के बीच महायुति का आधार लगातार मजबूत बना हुआ है। राहटा नगर पालिका में 20 में से 19 सीट पर महायुति को जीत मिली है। वहीं शाहदा में भाजपा से 20 कॉर्पोरेटर चुने गए हैं। पिंपलनेर और निवासा जैसी नगर परिषदों में भी महायुति को जीत मिली है। केरल नगर निगम ऑफिस में भाजपा नेताओं ने शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने इस क्षण को गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ये केरल की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत है और भाजपा कार्यकर्ताओं की 45 साल की कोशिशों का फल है। Exactly the Gujarat movement for us, because there also we started our victory journey from Ahmedabad Corporation. That is the
state capital. So we are also starting in Kerala our victory march from Thiruvananthapuram, and you will see the performance and the campaign of BJP NDA in next 3 months. Message has reached out and people say Nanni Modi. भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नए तर्कसंगत बदलाव किए हैं। ये नया स्लैब 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। नए फैसले के तहत सामान्य श्रेणी में 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सब अर्बन ट्रेन किराए में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी की यात्रा करने वालों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है। सामान्य श्रेणी में प्रति किलोमीटर 1 पैसा, जबकि मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी और एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे के मुताबिक इस संशोधित किराए स्लैब से करीब 600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है। रेलवे ने पिछले 1 दशक में अपने नेटवर्क और परिचालन का काफी विस्तार किया है। रेलवे अधिक परिचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा रहा है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि किराया बढ़ोतरी को न्यूनतम रखा गया है ताकि आम यात्रियों पर बोझ न पड़े। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है, जरा बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति देखो, उनके भयानक जीवन के बारे में सोचो। विभाजन के दौरान जिन लोगों का इलाका भारत का हिस्सा बन गया वो बेहद भाग्यशाली हैं। भारत में आजादी का आनंद लेते हुए भारत को ही बदनाम करना बंद करें। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर लेखक तस्लीमा नसरीन ने अपने एक्स हैंडल पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। तस्लीमा नसरीन ने सवाल उठाया कि जिस देश में एक निर्दोष हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को जिहादी भीड़ द्वारा पीट पीट कर जला दिया गया, वहां उसकी चीखें किसी तक क्यों नहीं पहुंची। तस्लीमा नसरीन ने आरोप लगाया कि देश भर में एक जिहादी की मौत पर मातम बनाया गया, लेकिन दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या पर समाज और सत्ता दोनों खामोश रहे। उन्होंने सीधे तौर पर मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधते हुए लिखा कि वो जिहादी के जनाजे में शामिल हुए, रोए, लेकिन दीपू के भयावह हत्या पर एक शब्द तक नहीं बोले। नसरीन का दावा है कि जब विदेशी मीडिया में हिंदुओं की हत्या की खबरें आई, तब दबाव में आकर कुछ लोगों की दिखावटी गिरफ्तारी की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ये गिरफ्तारियां सिर्फ दिखावा है और दोषियों के बाद में चुपचाप छोड़ दिया जाएगा। तस्लीमा नसरीन का सीधा सवाल है कि क्या इस देश में कभी किसी मुस्लिम को हिंदू की हत्या के लिए सजा मिली है। उनकी यह टिप्पणी बांग्लादेश में न्याय, अल्पसंख्यक सुरक्षा और राज्य की मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। और बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदुओं पर हुए हमले और भारत विरोधी प्रदर्शनों को लेकर देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इन घटनाओं के विरोध में दिल्ली के JNU में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने साबरमती ढाबे के पास प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश सरकार और हिंदू विरोधी तत्वों के खिलाफ नारेबाजी की गई और पुतले जलाए गए। ABVP ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप और सख्त कदम उठाने की मांग की। बांग्लादेश के अंदर दीपू चंद्र दास जो हमारे हिंदू भाई थे, उनकी निर्मम हत्या की गई है। वो हत्या जिसको देखने के बाद किसी भी आम इंसान का दिल दहल सकता है। वो 1 महीने के लिए तो जो है साइलेंट हो जाएगा कि किस प्रकार की हत्या की गई है। आप देख सकते हो कि जहाँ से उस आदमी को, दीपू चंद्र दास नाम का व्यक्ति है, उसको घसीटते घसीटते एक जगह लेके जाते हैं, वहाँ पर उसको बहुत मारते हैं और फिर पेड़ पर लटका के जो है उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये आप लगातार इस कैंप वहाँ पर देख सकते हो बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से जब से वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर लगातार भारत की एम्बेसी पर, वहाँ पर मीडिया हाउसेस पर और हिंदू जितने भी भाई बहन हैं उन पर लगातार अटैक किया जा रहा है। प्रदर्शन बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू भाइयों के नरसंहार के लिए
सभी को पता है कि किस तरीके से हमारे भाई दीपू को ना सिर्फ घसीट के मारा गया, बल्कि सोचिए कितनी बेरहमी से उसको जिंदा जला दिया गया। और सोचिए उन जिहादियों की मानसिकता, उस भीड़ की मानसिकता, वहाँ पे बच्चे थे, औरतें थे, उसे बचाने के बजाय उसकी वीडियोस बना रहे थे और पता नहीं कौन कौन से मजहबी नारे लगा रहे थे। पिछले 3 साल से आपको ध्यान में होगा कि आज से 3 साल पहले जब यूनुस की सरकार बनती है, तब से हमारे हिंदू भाई बहनों को सिर्फ और सिर्फ उनके सनातनी प्रतीकों की वजह से, उनके सिंबल्स के लिए उन्हें मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। मेरा भारत सरकार से कड़ा आह्वान है, एक अनुरोध भी है कि हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे इन हिंदू साथियों को, हिंदू भाइयों को, हिंदू बहनों को सुरक्षा प्रदान करें। अरावली पहाड़ियों को लेकर हो रहे विरोध को केंद्र सरकार ने भ्रामक करार दिया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली के 90% पहाड़ों की सुरक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने साथ ही बताया कि कुछ YouTube चैनल्स हैं जो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, ये झूठ है और सरकार ग्रीन अरावली के समर्थन में है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के साइंस सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान बंगाली समाज को संबोधित किया। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि भारत बड़ा हो रहा है। भारत के बड़े होने का अर्थ है हिंदू का बड़ा होना। इसलिए दुनिया के दुष्ट लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसी कारण भारत और संघ के बारे में बहुत तेजी से प्रतिकूल प्रचार फैलाया जा रहा है। क्योंकि भारत, हिंदुस्तान, सनातन धर्म, ये सब समानार्थी है और धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है। इसलिए हिंदुस्तान का उत्थान, भारत का उत्थान अवश्यंभावी है। ये योगी अरविंद ने बता के रखा है और वो हो रहा है। इसलिए फिर दुनिया में जो दुष्ट लोग हैं उनको जरा चिंता हो रही, तो भारत के बारे में, हिंदू के बारे में, संघ जैसे संगठनों के बारे में उल्टी सीधी बातों का प्रचार करना, ये जरा तेजी से और बहुत एक योजना बनाकर मिलकर हो रहा है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दूरदर्शन समाचार पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति, नमस्कार। लीगल एड सोसाइटी इंसाफ में आपका हम सफर। अगर आपकी आमदनी 60,000 रुपए महीने तक है और केस सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग के लायक है, तो फौरन अप्लाई करो। एप्लीकेशन की मंजूरी होने पर अपना मनपसंद वकील सोसाइटी के पैनल से चुने। टोटल फीस 15,000 रुपए से कम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कंपाउंड में ही है MIG लीगल एड सोसाइटी, 108 लॉयर्स चेंबर। संपर्क करो जल्दी। जागो ग्राहक जागो। नाम नहीं, एक पहचान है। वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मिसाल है। हर कदम पर बदलाव की इबारतें लिखने वाली, हर सोच को नई रोशनी देने वाली, यही है तेजस्विनी। DD न्यूज का वो मंच जहां हर महिला की कहानी बनती है दूसरों के लिए प्रेरणा, शक्ति और साहस का प्रतीक। तेजस्विनी, एक ऐसा सफर जो हर नारी के हौसलों को करता है सलाम।
महिलाओं पर केंद्रित देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कार्यक्रम तेजस्विनी अब लौट रहा है वही जज्बा, वही जुनून, नई उम्मीदों और नई कहानियों के साथ। तेजस्विनी। आप देख रहे हैं समाचार और आइए सीधा रुख करते हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन इंदौर में एक अटल जी से संबंधित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। Very coolly, Vajpayee ji replied him, "Let him use the atomic bomb. I am not going to stop the war. Till the enemies are vacating the 1 inch of my Bharat, till that time I am not going to stop the war." If they want to use atom bomb, let them use. But I will tell you one thing, Mr. Bush, the very next day, there is no Pakistan on the world map. उनके प्रधानमंत्रित्व काल में जब कश्मीर में पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ करने की कोशिश की, उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने हालांकि उन्हें इस बात के लिए कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान बम का इस्तेमाल करे। अटल जी ने कहा कि जब तक एक भी पाकिस्तानी मेरी धरती पर है तब तक मैं उसका प्रतिकार अवश्य करूंगा। Sri Atal Bihari Vajpayee ji was a nation builder. He had initiated many important schemes for India's development. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक राष्ट्र निर्माता थे और उन्होंने भारत के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। He led the nation on the path of development while ensuring good governance through major initiatives such as the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, the Golden Quadrilateral Project, and several other projects that is the basis for India's development. उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सहित कई प्रमुख पहलों के माध्यम से सुशासन सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र को विकास के पथ पर अग्रसर किया। From 1947 till 1997, 50 years, even our capital like Delhi didn't get a metro. Only Vajpayee ji gave the metro to Delhi, our capital. 47 से लगा के 97 के बीच में केवल एक ही मेट्रो रही है और उसको अटल जी ने प्रदान किया है। Before Atal ji, in no village you will get a cooking gas connection. Only Atal ji allowed cooking gas connections should reach every village and every house in the villages. अटल जी ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक गांव में रसोई गैस पहुंचे और इस सुविधा का लाभ सबको मिले। Sri Atal ji's vision of making India a nuclear power led to the success of Operation Shakti in May 1998, when India demonstrated to the world its nuclear prowess and capabilities through the Pokhran tests. भारत को परमाणु शक्ति बनाने की श्री अटल जी की दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति की सफलता संभव हुई, जब पोखरण परीक्षणों के माध्यम से भारत ने विश्व के समक्ष अपनी परमाणु क्षमता और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। That was not no single intelligence agency in the world, whether it is Pakistan's ISI, whether it is America's CIA, or at the time it was the Russia's KGB, no single intelligence agency is able to find out that India is going for an atomic blast at Pokhran. परमाणु परीक्षण का कोई भी इसके पहले सुराग नहीं लगा सका कि ऐसी कोई घटना होने वाली है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अमेरिका हो या रशिया। The great vision and the legacy of Sri Atal Bihari Vajpayee ji is being carried forward by our Honorable Prime Minister, Shriman Narendra Modi ji, who is firmly taking India towards the goal of Viksit Bharat by 2047. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महान दूरदृष्टि और विरासत को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, जो भारत को विकसित भारत
2047 के लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर कर रहे हैं। Adalji had a deep connection with my home state, Tamil Nadu. His testimony was such that he had friends in all political parties in the state. I remember one time when one of our Tamil Nadu minister at the center died in an air crash. Adalji took the pain of coming in Air Force aircraft with the body NVN Somo, and NVN Somo's daughter is now in the parliament today. और आप देख रहे थे इंदौर में अटल जयंती शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।